नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अभिषेक जी की चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम तो कहते-कहते आपसे थक रहे हैं, लेकिन आप लोग सुन नहीं रहे हैं। सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए, यदि वामपंथियों का घेरा तोड़ना है, उसका एक ही उपाय है, सब्सक्राइब करें। क्यों अभिषेक जी, सही कह रहा हूँ मैं? नहीं, बहुत आवश्यक है सर, और इस समय तो ज़्यादा महसूस हो रहा है क्योंकि यूपी इलेक्शन नज़दीक आ रहा है। फिर लोग कहेंगे कि अभिषेक जी आप अपनी टीम को लेके पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग जेडी पर दिखाइए अकेले। तो कैसे दिखाएँगे? 400 की सीट है। हम लोग आज तक तो है नहीं। तो कम से कम आपका सब्सक्राइबर वाला सपोर्ट आ जाए तो काफ़ी काम हो जाए। वैसे दर्शकों, आज मैं बताऊँ, आज हमारे आदरणीय संजय दीक्षित सर का वास्तव में जन्मदिन है, तो सर हैप्पी बर्थडे सर। और दर्शकों, ये जान के आपको आश्चर्य होगा कि आज इनका 786वाँ बर्थडे है। धन्यवाद। अ, ये जो है, आप मेरे ऊपर इस तरह की तोहमत ना आलूदा करें, वरना मैं जनाब जाके आप अरशद अरशद मदनी साहब से शिकायत कर दूँगा। जनाब, अब मदनी साहब की भी कोई उम्र है शिकायत सुनने की? एक बंदा मुझे बेचारा मुझे मृत्यु अरशद के मदनी कगार पे साहब है। का मुझे उनका जो लहज़ा है वो बहुत पसंद है। ऐसा लगता है कि मुँह में पान रख के बोलते हैं। तो बड़ा बड़ा जो है मुतमईन। वो वैसा ही साहब, बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई आवाज़ आ रही है, दिल से आ रही है, बिल्कुल प्यार मोहब्बत वाली। आपके कहने का मतलब कॉकरोचों की आवाज़ दिल से नहीं आ रही है? कॉकरोच तो भूतिये हैं। उनको जाके सीखना चाहिए मदनी साहब से कि ये काम कैसे किए जाते हैं। कैसे नहीं, नहीं। हज़रत आदम हिल्ले इस्लाम जो थे, यहाँ आए, सबसे पहले पहले हिंदुस्तान में नामूदा हुए, और उसके बाद फिर उन्होंने कैसे यहाँ पर जो है वो यहाँ से अरब में गए, वगैरह वगैरह, ये सब सीखना चाहिए। जाइए उनके पैरों पर हाथ रखिए और उनसे सीखिए कि किस तरह से सबवर्षन किया जाता है, ऐसे नहीं करते। जी। टेक्निक ही गलत था। तो अब आप मुझे बताएँ कि साहब, अ, जो बात अभी चल रही है, वो ये है कि हमारे जो हुज़ूर क्या बोलते हैं, सीजेपी वाले, कॉकरोच वाले, तो ये जो कॉकरोच लोग हैं, ये जो रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, ये मुझे ताहिर हुसैन वाला रास्ता लग रहा है। ये क्या हमारी जो खुफिया संस्थाएँ हैं, उनको नहीं दिख रहा कि पहले जब शुरू-शुरू में शाहीन बाग हुआ था, ठीक है, लोगों को दिक्कतें हो रही थी, लेकिन बाकी ज़्यादातर लोग उसका मज़ाक ही उड़ा रहे थे कि क्या हो रहा है शाहीन, उसको कोई बहुत सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन फिर धीरे-धीरे चढ़ते-चढ़ते इसी तरह से जो है वो शाहीन बाग में भी लोग पहुँचना शुरू हुए, और फिर उसको जो है वो दंगे की सूरत अख्तियार करवा दी। अब यहाँ पे भी मैं यही देख रहा हूँ कि अगर अचानक जो है वो लेफ्ट वालों का फुट फुटफॉल जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है, और जहाँ लेफ्ट वाले जाएँगे, जहाँ इस्लामी जाएँगे, वहाँ की एक ही परिणति होती है, और वो है दंगा। अ, सर आपको प्रणाम, आपके और सभी दर्शकों को प्रणाम, और नमस्कार, इसका जय। कैसे आगे क्या होगा, ये भी मैं प्ले डाउन कर सकता हूँ आपके नहीं, सामने। नहीं, आप बताइए। ये बात ठीक है आपकी कि अब वो सारे आ रहे हैं, लेकिन लेट हो गए हैं। 16 दिन तो बेचारा आपने भूखे रख रखा है। अब क्या मार ही डालोगे? वो तो ये कह रहा है कोई तो आके मेरा अनशन तोड़वा दो, क्योंकि सरकार, देखिए हमने सर, सुना आज राखी सावंत आने वाली है। और वो राखी कह के आ सावंत रही है। है कि मैं जूस-वूस लेके आ रही हूँ और अनशन तुड़वा दूँगी। राखी सावंत के हाथ से जूस पीने से तो अच्छा है एक दिन और उपवास चल ही जाए। जब आप विजेता दहिया जैसे का डांस देख सकते हो, तो राखी सावंत का डांस तो उससे अच्छा है, वो ट्रेंड डांसर है। नहीं, नहीं, आने को तो कल जब स्वरा आई तो मैंने यही कहा कि टाइटैनिक मेट विथ आइसबर्ग, मैंने टाइटल ही उस पे रखा कि देखो भाई ये स्थिति आ गई। देखिए, अ, जो आंदोलनों का इतिहास रहा है और जैसे-जैसे जिनसे पॉलिटिकल पार्टीज निकली हैं, कांग्रेस का आंदोलन हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, तो वास्तव में एक जेन्युइन कॉज उस वक़्त नज़र आ रहा था। इसके बाद जो 2 बड़े आंदोलन देश में हुए सर, एक अन्ना का आंदोलन और दूसरा जेपी का आंदोलन। जेपी का आंदोलन आपने बहुत क्लोज़ देखा होगा, और मैंने अन्ना आंदोलन को बहुत क्लोज़ली फॉलो किया। वैसे क्लोज़ली तो आपने अन्ना आंदोलन भी फॉलो किया होगा। लेकिन इन दोनों आंदोलनों के
पीछे जो भीड़ था उसमें कोई माने या ना माने, लेकिन ये वास्तविकता है कि संघ का एक बहुत बड़ा रोल था और संघ के बहुत सारे प्रचारक और ये लोग कमिटेड थे। ये आंदोलन कॉकरोचों के नाम पे जो शुरू हुआ, एक तो आम आदमी पार्टी दिल्ली में स्ट्रगल कर रही है और दूसरी बात पंजाब में स्ट्रगल कर रही है। 16 दिन बीत चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि इतने दिन तो अन्ना ने भी आंदोलन नहीं किया था, अब तो उपवास तोड़ा। ऐसे थोड़ी ना कोई आदमी इस्तीफा दे देता है। ये और आप शुरू हुए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा मांगने से, आप पहुंच गए फैज के नज्मों तक, हर बुत गिराए जाएंगे बस नाम रहेगा अल्लाह का। फिर वहां से पेट ना भरा तो आप शर्जील इमाम तक पहुंच गए, उमर खालिद तक पहुंच गए। वो आदमी जो वास्तव में सिमी का एक्टिव मेंबरान था, उमर खालिद का बाप, तो सर उसको तो पनिशमेंट मिलना चाहिए टेक्निकली। मैं तो यही कहूंगा कि उसको तो जेल में होना चाहिए था। अच्छा, बीजेपी ने सिमी को बैन नहीं किया था, आतंकवादी संस्था बोल के कांग्रेस ने बैन किया था और उसका आदमी कह रहा है कि नहीं नहीं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दिया। अरे भाई साहब, तू जेल में नहीं है, यही भारत की डेमोक्रेसी का जीता जागता उदाहरण है, उमर खालिद का बाप। तो मुझे नहीं लगता, अब 5 संसद सत्र शुरू होने वाला है, 4-5 दिन बचे हैं, मेला लगेगा, लोग जाएंगे, मिलेंगे, बोलेंगे भाई उठ जा। अब तो लोग भी नहीं आ रहे, ब्रेड पकौड़ा, चाट, समोसे, कोल्ड ड्रिंक, कुल्फी सब कुछ मिलने के बाद भी 150 लोग आ रहे हैं। सोचिए इसका आंदोलन कितना कमजोर है। नहीं, आप गलत कह रहे हो, शाम को 500 हो जाता है। अरे तो वो तो भोजन के टाइम है ना वो सर, इतना ज्यादा तो सर, इससे ज्यादा तो लंगर चलाने वाले जगहों पे होता है, इससे ज्यादा तो सर अब हमारा सोशल मीडिया कांवरिया सेवा शिविर आने वाला 30 दिन तक वहां भीड़ रहेगी सर, हमेशा हजारों लोगों की। ये तो कोई लॉजिक नहीं बना सकता। देखिए मुद्दा यहां पर ये होना चाहिए कि आप किसी एक ठोस कारण से जाते हैं और आपके पास ठोस कारण मिलते हैं तो आप उस पर तो प्रोटेस्ट करने आते नहीं है। तो नीट को बीते हुए जमाना हो गया, अब आज आपका मान लीजिए जन्मदिन है, लेकिन आप जन्मदिन 30 जुलाई को तो मनाएंगे नहीं, इनके साथ अलग स्थिति है। बर्थडे बीता, रीनीट हो गया, अब इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए इस्तीफा आंदोलन करके नहीं मांगा जाता, अनशन करके इस्तीफा मांगा जाता है, सड़क पर आंदोलन करते, पूरे देश में तो चक्का सड़क जाम पे ही तो करने। है, वो सड़क जंतर थोड़ी, मंतर का वो जो स्थल है वो है तो सड़क पे ही। अरे वो सड़क थोड़ी ना होता है सर, उससे वो तो आंदोलन इसीलिए बना दिया गया वो जगह कि वहीं पे आंदोलन करो, मरना है जिसको जीना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके आसपास 10 और आंदोलन चल रहे होते हैं, कहां मीडिया वालों का इंटरेस्ट है। मैं बताता हूं, भरत तिवारी के लिए भी वहीं पे आंदोलन हो रहा है, वहां तो कोई नहीं गया। तो मेरा मानना है कि इस तरह के हर जगह पे आंदोलन स्थल बना दिए जाते हैं, आप रोते रहिए, गाते रहिए, आपका मोटिव जब तक क्लियर नहीं रहेगा। और इस सरकार को घेरने में प्रॉब्लम यह है कि विपक्ष आगे नहीं है सर, भाजपा के समर्थक ही पक्ष भी और विपक्ष भी हैं। भाजपा को घेरने वाले ही राष्ट्रवादी हैं और भाजपा को सही मार्ग पे ले आकर के वो विपक्ष का रोल खत्म कर रहे हैं। ये सरकार अलग ढंग से चल रही है सर। टेक एग्जांपल, हम एथेनॉल की बात करते हैं, एथेनॉल पर मोस्टली राष्ट्रवादी ही आवाज उठा रहे, तो आप तो आवाज उठा नहीं पाए। तो राष्ट्रवादी अगर इस मुद्दे को ठीक कर देंगे, उसको चेंज कराने में कामयाब हो गए, तो विपक्ष का तो रोल ही खत्म हो गया। यानी हमारा मामला है, हम आपस में देख लेंगे क्या हो रहा है, तुम नहीं हो। विपक्ष में बार बार कह रहा हूं सर, विपक्ष अपने आप को कहता है, लेकिन वो विकल्प कहां बना है सर, आप बताइए। जब तक विपक्ष विकल्प नहीं बनेगा, वो ईवीएम पर उसके नाम पर वोट नहीं पड़ेगा। विपक्ष है, विकल्प नहीं है। लेकिन ताहिर हुसैन का किस्सा फिर से मैं आपके सामने लाऊंगा। ताहिर हुसैन जी तो बड़े वहां के वो थे ना, क्या बोलते हैं, समाज सेवी, समाज सेवी थे। उन समाज सेवी के घर पे क्या हुआ, लेकिन कब हुआ वो? तब हुआ जब ये शाहीन बाग वाले फ्रस्ट्रेट हो गए
साहब इनकी जो है वो धरना इनका चले जा रहा है। उनका तो आमरण अनशन भी नहीं था। इन्होंने ये आमरण अनशन करके गलती कर दी। धरने से कोई जंतर-मंतर पे इम्पैक्ट पड़ता नहीं। लोग जो है सालों से, कुछ लोग तो सालों से कर रहे हैं वहाँ पे। हाँ, सालों साल। तो जब वो इम्पेशंस बिल्डअप होने लगी शाहीन बाग वाले में, तब फिर कहा गया कि अच्छा भाई कैसे और क्या किया जाए, इम्पैक्ट कैसे किया जाए। तब दंगे की प्लानिंग हुई। कि अच्छा ऐसे चलो भाईजान लोगों को, अच्छा यहाँ भी भाईजान लोग ही हैं। अब मेन स्टार कौन है? मेन स्टार कोई सोनम वांगचुक या अभिजीत दीपके थोड़ी है। मेन स्टार तो वहाँ का जुनैद भाई है। जुनैद भाई है, जुनैद भाई। और तो जुनैद जुनैद भाई ने भाई हर जगह है। ताहिर हुसैन को भी सपोर्ट किया था। अब ताहिर हुसैन तो कन्विक्ट हो गया है। तो अब ये जुनैद भाई जो है, ये फिर अपने भाईजान लोगों को फिर से कह सकता है कि भाई जो है जो अभिजीत जी को सपोर्ट करो, फिर से कहीं दंगा करो। हुँ, हुँ, हुँ। तो देखिए मेरा अभी ये यही कहना है कि भाई अब जो है जितना भी इसका जूस निकालना था वो निकाल लिया। अमित शाह जी अब इसको खत्म करो, अब इसको और लंबा मत खींचो। मेरा मानना है कि केजरीवाल साहब आएँगे और जल्दी 2-3 दिनों में, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये खत्म हो जाएगा। और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उनको एक्सपेरिमेंट करना था, जितना लगा था कि हो पाएगा उतना हुआ नहीं। और ये लोग प्रयास कर रहे हैं बहुत दिनों से कि नेपाल जैसा जेन ज़ी जुड़े। भाई जेन ज़ी के पास बहुत फुर्सत नहीं है। जेन ज़ियाँ जो हैं वो रील बना रही हैं। अ, निदा खान जो है वो, उसका गोल फिक्स है निदा खान जैसे वालों का कि भाई मज़हब ही है सिखाता, पहले कन्वर्ट करना। तो अपने में बुलाओ, वो उसमें अलग है। अच्छा प्रेगनेंसी हो गई तो बेल भी मिल गया, कोर्ट ने बोला कि नहीं, नहीं तुम बेल लेकर के जाओ ताकि अपने मकसद में और कामयाब होके लौटो। अ, दूसरी बात ये है कि अब आएँगे, पहले ताहिर हुसैन पर बाद में आएँगे, पहले इस पूरे प्रोसेस पर हम आते हैं, जो ये चल रहा है। सर, शाहीन बाग और इसमें एक मूलतः फ़र्क है। शाहीन बाग को बैकिंग सिर्फ केजरीवाल या फिर कांग्रेस की नहीं थी। शाहीन बाग एक 2019 के बाद डेस्परेट अटेम्प्ट था कि अब तो भाई किसी तरह 2024 में मोदी को हराना पड़ेगा। और इनके लिए एक शेर है कि शेख करता तो है मस्जिद में खुदा को सजदे, उसके सजदों में असर हो जरूरी तो नहीं है। अब इनका वो सब्र सजदा कर करके भी टूट गया, बोला यार अब तो नमाजें भी पढ़ ली, सजदा भी कर लिया, फिर भी मोदी योगी नहीं हट। तो अब वो कहानी खत्म हो गई। उस वक्त ट्रंप उल्टे क्या है। उल्टे ममता दीदी और स्टालिन हार गए। हाँ, दूसरा क्या हुआ है, अब आप देखिए, अब इनको रीसेट किया जा रहा है। कल मैं शुभेंदु अधिकारी जी को सुन रहा था, उन्होंने बोला कि ये क्या मजाक है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हो। अगर भाजपा के किसी मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी के अलावे ये बात 2 साल पहले कर दी होती तो देश के सड़क पर बवाल होना शुरू हो जाता। जब अगर शुभेंदु अधिकारी ये करे कि क्या मजाक है, सुबह 4 बजे शुरू हो जाते हो, समझ में आ रहा है कुछ? बंद करो इसको, औकात में रहो, लिमिट में रहो। अरे ऐसा ये तो कैसे नियम है है। कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको कई बार डायरेक्शन दिया हुआ है। हमारे पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ में है। रात के 9 बजे से और सवेरे 6 बजे तक आप किसी तरह का शोरगुल नहीं कर सकते। नियम फॉलो हो रहा है? कहीं-कहीं। वो डिपेंड करता है सर। बिहार नेता में तो पर नहीं हो रहा डिपेंड। है आपके यहाँ। नहीं, नहीं, बिहार में छोड़िए सर। आपके कौन कहे राजस्थान में हो रहा है? राजस्थान में अभी तो ईद की नमाज हुई सड़क पर, क्या बात कर रहे हैं सर? मतलब भाजपा के राजस्थान नेता में भी नहीं कल हो रहा उनके है। राजस्थान में भी नहीं हो रहा है, भाजपा एमपी के में भी नेता नहीं हो गले रहा है। मिल रहे थे, मुझे दुख इस बात का है। हम तो आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई अगर ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है और बंगाल में हो रहा है और असम में हो रहा है, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा है? देखिए सर, कम से ये कम तो भाजपा आप शासित राज्यों में बाकी जगह क्यों नहीं हो रहा? मैं आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं सर। ये तो आप भी मानेंगे, आप एडमिनिस्ट्रेशन में इतने वर्षों तक आपका अनुभव है। सारे आईएएस एडमिनिस्ट्रेटर हो पाते हैं क्या? सबके अंदर की कार्यशैली, कार्यकुशलता वही होती है क्या? स्पेशली जब सिचुएशन दंगा जैसा निपटने वगैरह का हो तो।
कहीं-कहीं उनकी कार्यकुशलता कुछ लोगों में बहुत अच्छा होता है। जैसे संभल वाले एसपी साहब ने जिस प्रकार से मामला सँभाला वहाँ पर। लेकिन वही साहब सपा सरकार में ना सँभाल पाते। तो दोनों परफेक्ट होना बहुत आवश्यक है। शासक और प्रशासक का साथ में मिलके काम करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको ये स्वतंत्रता होनी चाहिए शासक को कि वो अपने हिसाब से प्रशासक भी चुने। क्या आपके राजस्थान के शासक को ये अधिकार है? उत्तर दीजिए सर, सही सही उत्तर दीजिए। विक्रम बेताल की तरह उलझिएगा मत। क्या आपके राजस्थान के शासक को सही प्रशासक चुनने का अधिकार है? भाई अब तो हो गए 2.5 साल से ऊपर। फिर हाँ, तो बस अब बात वही है, तब तो मैं चला बेताल की तरह, तब तो मैं चला, वो स्थिति है। जिस स्टेट में कन्हैया लाल के हत्यारों को आज तक पनिशमेंट नहीं मिला, 2.5 साल भाजपा के आए हुए हो, क्यों? अभी तमिलनाडु में एक जजमेंट आया। आइए, जब आपने मेरा मुंह खुलवा दिया है, मूड खराब होने लगा तो बोलते हैं। तमिलनाडु में जजमेंट आया कि हाँ, गाय के बछड़े को मार सकते हैं, कर सकते हैं। एक लिमिट लिटरली तोड़ ताड़ के, लूपहोल निकाल के गौवध को लिटरली विजय ने अपने फेवर में करवा लिया। जैन समाज से आने वाले अभिषेक मनु सिंह भी उसके वकील थे। फेयर इनफ। ये नौबत तब आई ना जब आपने 14 साल 12 साल कठोर गौ हत्या पर कानून नहीं बनाया। इस कारण आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में क्यों नहीं था? जबकि इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में है? और इसीलिए सुप्रीम मैंने कोर्ट ने कहा खुद ले डाउन किया हुआ है कि भाई कोई लॉ यदि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया जाएगा और वो यदि फंडामेंटल राइट्स और बेसिक स्ट्रक्चर के अधीन नहीं है तो उसको कोर्ट नहीं छेड़ेगा। अब आप देखिए, शुभेंदु अधिकारी को 14 साल वाले लूप होल पे बड़ा क्रिटिसाइज किया जाता है। लिटरली शुभेंदु अधिकारी ने इम्पॉसिबल कर दिया वहां पर वो करके। तो मेरा मानना है कि जब तक सेंटर प्रॉपर कानून नहीं बनाएगी, और इनको बहुत सारे कानून बनाने को बहुत दिनों से बोला जा रहा है, उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा सर, बहुत लोग कह रहे हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जरूरी है। मैं कहता हूं कि जरूरी नहीं है। कोई भी सरकार एब्सोल्यूट निरंकुश हो जाएगी। 5 साल तक उसे आप ना इस प्रोटेस्ट से ना किसी चीज से डरा पाएंगे। वो जो मर्जी कानून बनाने लगेगी। आप क्या कर लीजिएगा? कम से कम अगला चुनाव आने के कारण एक डर तो है। दृष्टिकोण अलग अलग हो सकता है, उसे मैच करने की जरूरत है। किसी भी सरकार को ऐसे नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी में। मेरा ये बहुत स्पष्ट मत रहा है। आप उसके जगह पे मुझे ये बताइए कि आज तक संविधान के अगेंस्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उस पर कार्यवाही क्यों नहीं हो रही है? मुझे इस बात का कोई उत्तर दे। उस पर क्यों नहीं बात हो रही? आप कह रहे हैं कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। आपने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? लिटरली शुभेंदु अधिकारी ने किया, बोला करो पैदा। तुम बच्चे पैदा नहीं कर पाओगे सरकारी हॉस्पिटल में, इतना टाइट रेगुलेशन बना देंगे। या तो शरीयत फॉलो कर लो या संविधान फॉलो कर लो। 2 से अधिक जिनकी शादियां हो गई है, उनको सरकारी सुख सुविधाओं से मुक्ति दे दी। देखिए, अब आजकल समस्या ये हो गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको भी धीरे-धीरे हिंदू पक्ष समझ में आने लगा है और उसका भी थोड़ा-सा कनेक्ट होने लगा है, क्योंकि आपको ध्यान होगा, शायद हमने आपस में भी बात की थी कि भई एक समस्या सबसे बड़ी ये है कि हमारे जो हिंदू पक्ष के लोग हैं, वो केसेस नहीं फाइल करते, वो पीआईएल नहीं फाइल करते, तो कोर्ट जो है, जो जजेस हैं, वो अल्टीमेटली उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं जो कोर्ट से जो असिस्टेंस आती है, जो लॉयर्स की। तो अगर इस तरह के मैटर ही नहीं होंगे, तो लॉयर्स जो हैं, वो कोर्ट्स को किस तरह से एजुकेट करेंगे? अब आप देख रहे हैं कि खूब सारी आ रही हैं। अब उसका उदाहरण दे देता हूँ आपको। आज ही एक पीआईएल फाइल की गई, वो नाज़िया इलाही खान वाला जो मामला हुआ, उसके बाद में कि साहब क्या है,
गाइडलाइन और डायरेक्शन जारी करे कोर्ट कि साहब की जो रिलीजियस फिगर्स हैं उनकी तौहीन ना हो, और ख़ास तौर से प्रॉफिट मोहम्मद की तौहीन ना हो, तो कोर्ट ने डिसमिस कर दी कि ये तो हम नहीं कर सकते। अब एक सर तन से जुदा का क्या होगा? एक और है सर, मैं तो और कह रहा हूँ कि भैया ये जो सर तन से जुदा वाला नारा है, इसको स्पेसिफिकली यूएपीए में ऑफेंस बना देना चाहिए। ऑफेंस बनाना ये चाहिए। ये ये एक टेरर स्लोगन है। ये लोगों टेरर को स्लोगन। लोगों में आतंक फैलाने के लिए किया जाता है। ये बिल्कुल, निरपराध लोगों को लिंच करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल। तो सरकारों का क्या होता है सर, कुछ सरकारें अपना एजेंडा क्लियर रखती है। ये एक एक सैचुरेशन पॉइंट पे शुभेंदु जी भी पहुंचेंगे, क्योंकि शुरू में मान लीजिए उनके पास टिक मार्क बुक मार्क में हो गए 100 काम इनको करने अगले 5 साल में, वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको नए काम करने पड़ते हैं। मोदी सरकार के बुक मार्क में ऐसा लगता है 2019 के बाद कुछ कंफ्यूजन है। इनके बुक मार्क में गड़बड़ी हुई है। ये मुख्य कामों पर फोकस कम करके, एक जियोपॉलिटिकल भी प्रेशर रहा होगा, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूं कि चीजें बदलती हैं, आपके कोर्स बदलते हैं उसके हिसाब से, किंतु मोदी सरकार मुख्यतः हिंदुत्व के मुद्दे पे आई है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर आई है। और मोदी सरकार में मोदी जी अब कंप्लीट जियोपॉलिटिकल चीजों पर शिफ्ट हो गए। अमित शाह देश का इंटरनल पॉलिटिक्स देख रहे हैं। बाकी मंत्री और इनको समझाने की आवश्यकता है भैया कि आप भी उसी राह पर चले। वो हो नहीं रहा है। आई एम सॉरी। अगर अमित शाह जी कह रहे हैं कि मैं ड्रग मुक्त भारत करूंगा, तो आप बाकी स्टेट के जो बीजेपी शासित कम से कम प्रदेश है, उन्होंने उस पर क्या क्या इनिशिएटिव लिया, क्या कर रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। अब सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। आप यहां पर इस बार बिहार में रोजगार के ही मुद्दे पे आए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने चमत्कार किया, आने के 2 महीने के भीतर वहां पे पुरानी जूट मिलें वगैरह खुलने लगी। बिहार में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, जबकि बिहार तो गन्ना अच्छा उगाता है। बिहार तो बहुत अच्छा उगाता है गन्ना। एथेनॉल बनाइए। वो भी तो नहीं बन रहा है प्रॉपर ढंग से। आपको करना पड़ेगा इनिशिएटिव। आपको हाँ, देखिए सर, घर में बैठ के काम नहीं होता। तो क्या होगा ना, एक दिन देखिए, सिर्फ नितिन गडकरी जी ने कह दिया है कि वो अब एक ऐसी बस लाने जा रहे हैं जो हवा में उड़ेगी। इसलिए आप लोग जो है ये एथेनॉल वेथेनॉल करना बंद कीजिए, हवा में उड़िए। मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपने लिए लड़ भी नहीं रहा हूं। मैं तो भाजपा के लिए लड़ रहा हूं। ये बस भाजपा के लोगों को समझने की जरूरत है। अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव क्यों हारे थे, इसके कई लोग कई विश्लेषण करते होंगे, मगर मुझसे जब भी किसी ने पूछा कि 1 लाइन में अगर आपको उत्तर देना हो, तो मैं कहता था अगर अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन बंद न किए होते मिडिल क्लास सरकारी नौकरी वालों का, सरकार बचा ले जाते। 1 लाइन में। ये गलत है। अगर केवल सर और केवल अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हारे उत्तर प्रदेश की वजह से, और उत्तर प्रदेश में हारने के कारण ये मिडिल क्लास और अपर क्लास और लोअर क्लास कुछ नहीं था। वहाँ का सीधा-सीधा मामला था। वहाँ पे वीएचपी आरएसएस ने हाथ खींच लिया था। प्रमोद महाजन को उन्होंने सारी ज़िम्मेदारी उत्तर प्रदेश की दे दी थी, और ऊपर से तुर्रा ये था कि साहब की वीएचपी वालों के ऊपर लाठियाँ-वाठियाँ भी चलवाई थी उन्होंने, और वो बड़े भारी सेक्युलर हो गए थे। तो उत्तर प्रदेश में उनकी 10 सीटें आई शायद, या 11 आई। तो लेट मी अगर आप कंप्लीट। उत्तर प्रदेश में 10 और 11 सीटें लाएँगे, तो आप किसी भी तरह से सरकार नहीं बना सकते। हाँ, मैं ना इतनी-सी ना लेट इतनी-सी मी बात है। कंप्लीट। मैं वही बोल रहा हूँ। आपने ये बोला, आपका ये कारण है। अब मैं कह रहा हूँ सर कि अगर ये नहीं होता तो 7-8 सीटें ही मात्र ये कांग्रेस से कम में थी। मात्र 8 सीटों का। टेक्निकली हारे भी नहीं थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस 272 लेके आई। कांग्रेस 150 ही लेके आई थी, 143 ये लेकर आए। 143। हाँ, मुझे याद रहता है ना। ये अगर मुद्दा नहीं रहता ना,
तो सर ये आराम से 160-65 तो लेके आते सर। बहुत बड़ा मुद्दा था। आप पेंशन बंद कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कहता हूं, मुझे ये समझ में नहीं आता, ये जो समाज सेवी नेता लोग हैं, इनका पेंशन काहे नहीं बंद हो रहा है आज तक? जितनी बार चुनाव जीतते हैं उतनी बार इनका पेंशन शुरू रहता है। तो आपको उसी प्रकार से ट्रांजिशन फेज में जाना चाहिए। आप पहले, अभी 1 महीने पहले तक सारे लोग साइकिल पे दौड़ रहे थे मोदी जी को दिखाने के लिए, अब सब वापस वही कर रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं। भाई आप लोग स्वयं पहले नेता इस देश के इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाए ना, वो सीएनजी पे शिफ्ट हो जाए ना। जब आप सीधे जनता से अपेक्षा करते हैं, आप इंप्लीमेंट नहीं करेंगे, तो मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मैं भाजपा का सच्चा वेल विशर आदमी हूं। मैं चाहता हूं कि भाजपा सत्ता में बनी रहे। नाराजगियां सर, एक बार में आदमी नाराज नहीं होता। मान लीजिए कोई बात आपको अभिषेक की आज बुरी लगेगी, आप इग्नोर कर दोगे कि बालक है। दूसरी बार बुरे लगेगी, आप मुझे डांटोगे, समझाओगे, बड़े हैं, फिर भी ना समझा। तीसरी बार बुरी लगेगी, चौथी बार बुरी लगेगी, 5वें दिन नहीं ना आप झेलोगे। तो ये हो रहा है भाजपा के साथ। लेयर में गाद जमता है, किसी के प्रति नाराजगी एक दिन में नहीं आती। कांग्रेस भी 2009 में तमाम मुद्दे आ गए थे, 2G आ गया था, CWC आ गया था, 26/11 भी हो गया था, फिर भी 2009 का चुनाव नहीं आ रही कांग्रेस। चुनाव का बारी अन्ना आंदोलन के बाद। उन सब नाराजगियों को एक कंबाइन पैकेज देने वाला जब कोई आ जाता है, बीजेपी को इससे डरना चाहिए। हालांकि जब भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जैसे लोग विपक्ष में है, बीजेपी की सबसे बड़ी, मोदी जी भगवान से ये तो लिखवा के लेके आए हैं राज करने का है। क्योंकि विपक्ष के नेताओं को जब मैं देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि नाराजगी काम नहीं करे। इनके पास न विजन है, न विपक्ष बनने लायक ये लोग नेता है। इनको तो विपक्ष में भी रहने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये विपक्ष में रह के जनता के मुद्दे नहीं उठा पाते। अब राहुल गांधी लौटे हैं विदेश यात्रा से, यार राहुल अब ये गांधी का आएंगे। बड़ा गड़बड़ हो गया। और राहुल गांधी के जो कोटरी ने, राहुल गांधी जब विदेश में थे तो उन्होंने जयपुर की उनकी वार्ता सर्कुलेट कर दी, उनके वैष्णो देवी पे चढ़ते हुए फोटो वायरल कर दिए, उनके केदारनाथ जाते हुए फोटो वायरल कर दिए। लोगों को तो वो बिल्कुल भूतिया बनाते रहे इतने दिनों तक। तो गलत बात है ना। हम ये सोचते रहे कि कांग्रेस हमारा प्यारा प्यारा नेता जो है वो भारत में ही है और वैष्णो देवी और केदारनाथ जी की यात्रा कर रहा है, जो कि और वो भी पैदल कर रहा है, जो नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते कभी भी। नरेंद्र मोदी की बस की बात नहीं है। तो इतना काबिल हमारा फिजिकली फिट बंदा, ब्लैक बेल्ट वाला, उसको जनता नहीं इलेक्ट कर रही है और किसी दूसरे को इलेक्ट कर रही है, तो फिर जनता तो मूर्ख ही हुई ना। यही प्रॉब्लम है। कांग्रेस 70 सालों से जनता को भूतिया बना रही थी, अब जनता भूतिया नहीं बन रही और वो राहुल गांधी को भूतिया बना रही है। आप अंतर इतना ही समझ लीजिए सर। देखिए, सोनम वांगचुक ही नहीं, मैं एक बहुत कड़वी बात कह रहा हूं, आज जो सोशल मीडिया ने क्रांति जगा दी, आज सच में महात्मा गांधी को ये उठा के ले आके जंतर मंतर पे, आमरण अनशन पे बिठा दे, किसी को बाल बराबर फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा मर ले तू होगा गांधी 1947 वाला, तू मर जा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तू ही है ना जो नोआखली में ऐसा बोल रहा था हिंदुओं के बारे में, हिंदू देखो महिलाओं के। निकल विजेता ही ने क्या ले। कहा कि हम इसको कैसे लेट डाउन कर दें, जब तक 20,000 लोग आके नहीं कहें तो हम कैसे अनशन खत्म कर दें। हाँ, तो बिल्कुल, वो मैं भी बीस यही कह रहा हजार हूँ की ना, छोड़ो, 20 लोग नहीं आ रहे। हाँ, तो 20,000 तो आएंगे नहीं। ये दिखा रहा है कि दिल्ली की जनता जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ रहते रहते, क्योंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में जब से रहने लगे हैं तो उसके बाद से दिल्ली की जनता लगातार असंवेदनशील होती जा रही है। और अब ये स्थिति हो गई कि साहब उसको हमारे प्यारे प्यारे सोनम वांगचुक के मरने से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये नहीं पता फर्क मुझे तो कि सोनम केजरीवाल को वांगचुक भी को है। खुद को फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा। फर्क तो बेचारा को पड़ ही रहा है सर।
ऐसा नहीं, वो तो खुद कह रहा है यार अब कोई तो मेरा आंदोलन खत्म करवा दो, सालों मार ही डालोगे क्या इस दीपिका के चक्कर में मैं कहाँ फंस गया, ठीक ठाक लाइफ चल रहा था। वो याद है आपको गाइड फिल्म? हाँ हाँ, गाइड फिल्म कैसे भूल सकता हूँ, और वो मर ही गया अंततो गत्वा देवानंद। अंततो गत्वा उसको लोगों उसे ने फंसा भगवान दिया। क्या बनाया। तो अब ठीक है, लेकिन वहां तो चलिए कि भगवान पर विश्वास है और अंततोगत्वा बारिश भी हो गई, सब कुछ हो गया, वो तो एक फिल्म है। लेकिन यहाँ तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहा है ना, तब तो आपके पास और कोई विकल्प बचता नहीं है। तो चलो अंतिम यात्रा क्या, फिर उसके बाद एपिसोड करेंगे हम लोग। एक 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 मैंने देखा, एक कोई कॉकरोच था, उसने वीडियो बनाया क्या आज 18वां दिन है, अनशन करते करते हमारे बीच सोनम वांगचुक नहीं रहे। फिर उसके बाद सीरियस होके कहता है यही आप सुनना चाह रहे हैं इतने दिनों से ना। तो भाई एक्चुअली ये है, मैं सच में बता रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जिस चीज के लिए सोनम वांगचुक को ये लोग सर पर चढ़ा करके बैठ करके ये मानते हैं कि भैया नहीं नहीं मैग्सेसे अवार्ड है वगैरह, मैं नहीं मानता कि वो कोई तुर्रम खान वाला आइडिया था या इनोवेशन है। उसको इनोवेशन नहीं कहते भैया, माइनस में बर्फ कहीं से भी ला करके रखोगे वो पहाड़ी खड़ी हो जाएगी। पेड़ कितने लगाए जीवन में, आए सोनम वांगचुक और अभिषेक तिवारी के बीच मुकाबला हो गया, 50 से अधिक पेड़ लगा चुका हूं जीवन काल में। कोई वामपंथी आके मुझसे मिल ले और सच में 50 पेड़ लगा करके मैंने जो लगाए दिखा दूंगा, उन्होंने नहीं लगाया। फिर काय का पर्यावरणविद। ये वो लोग हैं जो कागज के स्ट्रॉ के साथ पी करके कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम पर्यावरण बचा रहे हैं। अरे कागज भी पेड़ काट के ही बनता है, तो तुम प्लास्टिक की जगह कागज पे शिफ्ट हो रहे हो, ये क्या दोगलापन है। तुमको पीना है तो लकड़ी का ग्लास लाओ, जो पत्तल है उसमें भोजन करो, तब माने पर्यावरण प्रेमी हो। सच बताएं, कोई प्रशंसा नहीं कर रहा है। रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार बनी थी ना कि मैं पहाड़ हटा दूंगी कचरा का, आधा कर दिया है सर। बात हो रही है इसकी, क्योंकि हमारे सकारात्मक बातें हो नहीं रही है। तो जब किसी को सकारात्मक बातों से फर्क नहीं पड़ रहा है तो नकारात्मक बातों से क्यों फर्क पड़े। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है भाई? तस्लीमा नसरीन चुनाव बंगाल पहुंच रही। ये एक कलंक था हम भारतीयों के ऊपर, और आई एम वेरी हैप्पी कि क्योंकि मैंने लज्जा पढ़ी है, और मैं कहता हूं हर भारतीय को एक बार पढ़ लेनी चाहिए, ताकि शत्रु वो जागृत हो। अभी बांग्लादेश में बाढ़ आया और कुछ इस्कॉन वाले उनको लंगर खिला रहे हैं। उन सबको जयपुर डायलॉग्स बुलाइए, मंच पे बुला के उनको बेल्ट ट्रीटमेंट देने की जरूरत है। मतलब उसके संत को बांग्लादेश में इतने दिनों से जेल में और प्रताड़ना दे रहे हैं बिना किसी दोष के, और वो मुसलमानों को बाढ़ में लंगर खिला रहा है हिंदुओं के पैसे से। मैं बता रहा हूं सर, इस्कॉन के साथ समस्या है। ये भगवान श्री कृष्ण के नाम पर आए हैं, गीता गीता की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने गीता को न समझा न जाना। जब शत्रुबोध अर्जुन का क्लियर नहीं था तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ये दे इन्होंने गीता के अनुवाद में ही घालमेल कर दिया। यही इनकी प्रॉब्लम। इसलिए मैं इस इस्कॉन वाले में मैं जब भी जाता हूं देखता हूं कि लड़के लड़की मोर का पंख लेकर के राधा कृष्ण बोल के नाच रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का एक बहुत छोटा सा राधा कृष्ण का बच्चे थे वो, तो छोटे बच्चे थे भाई। वो ये है 12 साल की उम्र में वो मथुरा चले गए थे। अब आप ये सोच लीजिए, तो जो सारी तो उनकी जो लीला है वो आपकी, वो 12 वर्ष की आयु के पूर्व की है, और ये वहीं अटके हुए हैं। राधा कृष्ण की नहीं, अभी तो भगवान श्री कृष्ण के शस्त्र नीति की आवश्यकता है। याद है ना आपको महाभारत में क्या, माखन बहुत खा लिया, लीला बहुत कर ली, अब वो काम करो जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। ये लो सुदर्शन चक्र। परशुराम जी उनको सुदर्शन चक्र देते हैं, कहते हैं कि चलो अब करो दुष्टों का संहार।
प्रॉब्लम क्या है ना इनकी, इनको पता ही नहीं है कि सामने वाला दुष्ट नहीं दानव है, और दानव से भारत का समाज जो है ना बहुत तेजी से टूटा। और मैं अपने बाल्यकाल में जब जाता हूँ और गांव में जाता हूँ तो पाता था कि हर घर में मिट्टी खोदने के लिए इतनी बड़ी बड़ी खंती, गंडासा, चारा खिलाने के लिए काटने वाला, मतलब शस्त्र ही शस्त्र थे, उसको जैसे प्रयोग करना है वैसे जीवन में कर लो। आज हिंदुओं के घर में सब्जी काटने का चाकू भी जो है नहीं है, और वो उसका भी प्रयोग आधी महिलाएं नहीं जानती। ना मेरी बच्ची का खून निकल जाएगा, कैसे बचेगा समाज? वो बचपन से हलाल करना सीख रहे हैं, यानी दया तो खत्म है उसके अंदर, क्योंकि तड़प ही देख करके वो आनंदित हो रहा है, फिर भी ये कंफ्यूजन में जिलाने वाले। तो इस्कॉन जैसी संस्थाएं मुझे कभी पसंद नहीं रही है, मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, और मैं बड़ा भड़का हूं, मैंने ट्वीट भी किया कि बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं उनके अंदर शत्रुबोध है। वो तस्लीमा नसरीन को ला करके देखिए कितना, भारत में जब तस्लीमा नसरीन को शरण दी गई थी तो यहां के मूल्य कितना फड़फड़ा रहे थे। मैं रोज देखता हूं कि शुभेंदु अधिकारी यहां के मूल्यों को टाइट करता है, बोला फड़फड़ा के बता। वो 2021 में एक मुल्ले ने अभी दंगा कराया था 3 दिन पहले, बड़ा अच्छा उसका वीडियो आया, उसको पकड़ के पब्लिक कूट रही थी, कसम से आनंदित हो गया था, मन प्रफुल्लित हो गया मेरा, क्योंकि वो डिजर्व करता था। मेरे लिए यही उन्होंने एक और डेमोक्रेसी। कमीशन बना दिया है, उस कमीशन में जो है वो 15 साल में जितने भी करप्शन के केसेस हुए हैं उन सबका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड विश्वजीत जी बसु, जी जस्टिस बसु जो है, उनके लिए एक और कमीशन, तो कई सारे कमीशन हो गए भाई, देखिए आप। नहीं, मैं मोमिन शेख के बारे में, मुझे याद है कि 2021 में मैं थोड़ा सा उदास हो गया था लगातार, और मोमिन शेख का नाम आ रहा था, बोला कि न्याय नहीं मिलेगा मोमिन शेख को। तो ये अब जाके जनता का राज है, इसी को जनता का राज बोलते हैं। मोमिन शेख को सड़क पर न्याय दे दिया, अब मोमिन शेख चौड़े में नहीं घूम रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी जो कर रहे हैं ना, वो अलग लीग पर जाके कर रहे हैं। मैं किसी से कंपैरिजन नहीं करता, वो इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के हालात अलग, असम के हालात अलग, और बंगाल के हालात अलग थे। वहां आवश्यक था कि शुभेंदु अधिकारी जैसा ही नेता बने जिसे पता हो कि करना क्या, जिनको डेमोक्रेसी। 172 किलोमीटर जमीन जो है वो दी जा चुकी है सबको। जी जी, मुर्शिदाबाद में लगभग दिया गया है, मालदा में दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, मुर्शिदाबाद है, मालदा है, नदिया है, और एक है उत्तर 24 परगना। इन चारों जिलों में आप बदल लो डेमोग्राफी। अब चूंकि वो इलाके दे दिए तो वहां से हटना पड़ेगा आपको, बसे थे अवैध रूप से। क्लियर कट अमित शाह का डायरेक्शन आया है सर, सभी बॉर्डर जिलों को लेकर के अमित शाह का क्लियर डायरेक्शन आया है। 34 इयर्स के अंदर जो भी भूमि प्रॉपर्टी खरीदी गई है, जिसने खरीदी, कहां से खरीदी, वो सब बोर्ड, और उसका जांच, वहां पर जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ट्रांजैक्शंस के डिटेल, 10 किलोमीटर के रेडियस में मजार और मस्जिद नहीं होना चाहिए। गुजरात, राजस्थान, इनके लिए डायरेक्टिव आए हैं सर, बड़ा न्यूज है, इस पे कोई बात नहीं कर रहा। अभी मीटिंग करके लिटरली सब स्टेट के, बॉर्डर स्टेट के एसपी को बुला करके लिटरली अमित शाह ने गरियाया है, बोला देख लो, टाइम नहीं दूंगा दोबारा, मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम बाउंड हमको डेमोग्राफी और ड्रग दोनों खत्म करने का ऑर्डर मिला है मोदी जी से, हम टाइम के बड़े पाबंद आदमी है भाई साहब, देख लो। सारे काम पे लग गए हैं। अब कई नेता फड़फड़ा रहे हैं, स्पेशली वो जिनको बाहर की फंडिंग आई, खूब मदरसा मस्जिद वगैरह बनाया है, लटकने वाले हैं सर, बहुत बुरा लटकने वाले हैं। तो एक बार अरशद मदनी से आपके संपर्क हैं तो बोलिएगा कि भाई थोड़ा चुप ही रहे, कहीं उस तक लिंक ना पहुंचे, गुजार ले भाई अच्छा एक से। बात आपको समझनी पड़ेगी कि ये जो मदनी ब्रदर्स है और जो पूरी देवबंदी तंजीम है, ये बहुत होशियार है। इसने आज़ादी के वक्त भी इन लोगों ने डबल गेम खेला। डबल गेम कैसा खेला कि साहब की मदनी साहब के जो अरशद मदनी के क्या थे वो पिताजी,
हुसैन अहमद मदनी। वालिद तो साहब। हुसैन हुसैन अहमद मदनी जो थे वो आपके जमात उलमा हिंद उन्होंने बनाई थी, वही इसकी बात करते थे आपके मुत्तहिदा कौमियत की। तो वो जो मुत्तहिदा कौमियत वो किया करते थे, तो साथ में ही उनके यहाँ एक शब्बीर अहमद उस्मानी थे। वो जो थे वो पाकिस्तान के हिमायती थे, उसी तंज़ीम में। उसी तंजीम में। उसी तंज़ीम में। तो शब्बीर अहमद उस्मानी पाकिस्तान चले गए। मदनी साहब यहाँ रह गए। उन्होंने वहाँ जाके जो है वो देवबंद का एक पैरेलल खोल लिया और आपके वो अखौरा खट्टक में उनका वो मदरसा हक्कानी बन गया। मदरसा हक्कानिया जो कि देवबंद की ही ब्रांच है और जो अपने आप को देवबंद का ही कहते हैं, देवबंदी है। हाँ, हाँ, देवबंदी ही कहते हैं वो तो तो। ये डबल गेम तो खेलने में ये बहुत लोग माहिर हैं भाई। खेलते रहते हैं। अब ये आप आजकल देख लीजिए ना, पश्चिम बंगाल का मुल्ला जो है वो कितनी मीठी-मीठी बातें कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि हुमायूँ जब कबीर को धमकाया शुभेंदु चौधरी ने, तो कितनी मीठी-मीठी बातें कर रहा है। नहीं, वो तो लाइन पे आ गया, वो तो लाइन पे आ गया। तो लाइन पर ही लाई ना, बड़ा अच्छा मुझे कहा कि डंडा अपने पास रखो। बहुत कम होता है कि मैं बातों को, मोहन भागवत जी की बातें मुझे एकदम टच कर जाए। अभी रिसेंटली उन्होंने बोला कि 4 प्रकार के जो हिंदू होते हैं जिसका डेफिनेशन दिया, बड़ा अच्छा मुझे लगा और साथ में ये भी कहा कि ठीक है मुसलमान से दोस्ती करो लेकिन पास में डंडा रखो। तो मेरा मानना है कि डंडा रखना बहुत ज़रूरी वो है। एक पुरानी कहावत है ना अंग्रेजी की, स्पीक सॉफ्टली हुँ, बट कैरी अ बिग स्टिक। हाँ। वो बिग स्टिक अमित शाह और मोदी तो रखते हैं। मैं चाहूँगा कि भाजपा के और नेता भी वो रखें। नहीं, वो जैसे मोहन यादव जी रखते हैं, लेकिन वो किसी एक दूसरे वो लोगों के लिए रखते हैं वो। उनकी जो स्टिक है वो गलत जगह पे काम आती है। भजन लाल जी स्टिक रखते ही नहीं हैं। गांधीवादी है। और देवेंद्र जी जो हैं वो कानून से काम कर लेते हैं, लेकिन कानून से काम बड़ा इफ़ेक्टिव कर लेते हैं। नहीं, देवेंद्र जी का अगर हम ओवरऑल देखें ना जो काम चल रहा है, तो बढ़िया चल रहा है और वैसे भी अब जो नई पॉलिसी जहाँ तक मुझे पता है बनी है, उसमें तो योगी जी, देवेंद्र फडणवीस जी, और शुभेंदु अधिकारी और यही लोग हैं जो नितिन नवीन जी के साथ चलेंगे आने वाले समय में। तो जो सेकंड जनरेशन लीडरशिप है, उसमें 4-5 लीडर तो यही जो मुझे पता है शामिल हुए हैं और जो हमें लगते हैं कि नहीं शामिल हुए हैं होने चाहिए, वो नहीं शामिल हुए हैं, ये इन्फॉर्मेशन मुझे है। तो मुझे लगता है कि अच्छी बात है। लेट्स सी कि नितिन नवीन जी कैसे इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं। जी। और भाई बड़ी लंबी लाइन लगी है, हमने सुना 1000 लोगों ने अप्लाई कर दिया राम मंदिर के सीईओ के लिए। आपसे किसी ने नहीं पूछा सर? मुझसे कई लोग पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि यार अपने इतने लाइन फ्री लंबी हैं है क्या मेरी। कि जो अयोध्या जाके रहेंगे? नहीं, नहीं आप लाइन में भी नहीं लगेंगे ना, दिक्कत आपके साथ वो है। आप आप थोड़े उस टाइप के हैं कि हम जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं शुरू होनी चाहिए। नहीं देखिए मेरा वही कई कई मानना लोग बोल कर गए, अरे आपने अप्लाई नहीं किया? मैंने कहा यार हम वो तो ओवरसाइट करने वालों में हम तो ओवरसाइट करेंगे ना। सीईओ के ऊपर बैठेंगे हम। मैं सीईओ-वीओ में नहीं मानता, मैं एक ही कहता हूँ कि एक काम कीजिए, बनाइए ट्रस्ट-वस्ट, लेकिन उस ट्रस्ट के अंदर योगी जी की निगरानी आप डाल दीजिए। बस इतना कर दीजिए। फिर देखता हूँ। सरकार की नहीं, सरकार की नहीं। गोरखनाथ पीठ के थ्रू योगी जी की निगरानी डलवा दीजिए। फिर मैं देखता हूँ कि कौन एक सिक्का उठा लेता है। क्योंकि लोग तो स्टिक कैरी करते हैं ना, बाबा बहुत कुछ कैरी करते हैं। ओ बाबा का तो मतलब बेचारे अखिलेश बाबू तो पटरी से ही उतर गए, तो मुक्तेश्वरानंद की शरण में चले गए। एक्सपेक्टेड लाइन पे है, कह रहे हैं सनातन ही समाजवाद है। मैंने बोला जयपुर डायलॉग्स के रेज़ोल्यूशन को एकदम अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने उलट-पलट के रख दिया भाई। क्या बात है?
हाँ, मतलब राजेश सर बड़े दुखी हो गए यार, हमने बताया यार मंच पर इतना तेजस्वी हम कह रहे हैं ओजस्वी सनातन ही राष्ट्रवाद है, वो कह रहे हैं कि सनातन ही समाजवाद। बताइए बताइए, मतलब राजेश सर ने जिस प्रकार से स्टेज पे वो प्रेजेंटेशन दिया था, गूज़बम्प्स आ गए थे, हम लोग बड़े खुश हुए कि भाई चलो हमने जयपुर डायलॉग्स में एक नया इनिशिएटिव शुरू किया कि साल भर हम इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। अब सो कॉल्ड शंकराचार्य ही हमें कंफ्यूज करने का और हमारे समाज के लोगों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन समाजवाद नहीं है, कभी भी नहीं था। इस गलतफहमी में ना बैठे, क्योंकि सनातन किसी कार्ल मार्क्स या कन्फ्यूशियस इस टाइप के लोगों के बकायत वाले के सिद्धांत में नहीं मानता है। सनातन ये मानता है कर्म प्रधान है, और कर्म कर्म प्रधान का अर्थ ये होता है कि हर एक व्यक्ति जो है वो बराबर नहीं है। नहीं है। वो अपने कर्म के आधार पर संभावनाएं रख सकता है, बिल्कुल। लेकिन वो बराबर नहीं है। अच्छा, आप प्रकृति में भी यही देखते हैं। आप प्रकृति में यही देखते हैं। आप सेम सीड इस्तेमाल कीजिए, 2 पौधे बराबर नहीं निकलेंगे आपके। अच्छा एक सर, ही घर में जुड़वा बच्चे, वो अलग-अलग रास्ते चले जाते हैं। तो ये समाजवाद कहता है ना कि साहब एवरीबॉडी इज बोर्न इक्वल, दिस इज नॉनसेंस। नहीं 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 नहीं, प्रकृति के ही विरुद्ध है समाजवाद। ये आज से हम नहीं कह रहे हैं, प्रकृति के विरुद्ध है समाजवाद। वरना शेर, तेंदुआ, नेवला, पशु पक्षी नहीं बनते, सब शेर ही जन्म लिए होते। ये पागलपन है। तो खैर, चूंकि कार्ल मार्क्स कभी सनातन के शरण में नहीं आए, तो इस तरह की चीजें वो पैदा होने लगी थी उस वक्त। और दूसरी बात ये लगी, ये लोग पोप के द्वारा इतना प्रताड़ित हो गए थे ना कि इन्हें समझ में नहीं आया कि वास्तविकता में दुनिया क्या है। तो वो प्रॉब्लम है इनका। आई कैन अंडरस्टैंड। क्षमा पत्र जिन देशों में बेचा जाता है, उस देश के बारे में हम क्या ही बात कर सकते हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी, आप कार्ल मार्क्स मत बनिए, अब आप प्रोफेशन मत चेंज कीजिए, इस तरह की बातें मत कीजिए। हाँ, अगर आपकी ये प्रॉब्लम है कि मैं शंकराचार्य होने के बावजूद योगी जी जितनी प्रसिद्धि क्यों नहीं पा रहा हूं, आपके मन, ये मैं समझ गया हूं आपका। क्या होता है ना कि सबके मन के अंदर वो संभव नहीं है कि काबू पा ले अपनी इंद्रियों पे। आप पाए होते तो इतना क्रोधित नहीं होते उस महिला पत्रकार पे। तो इंद्रियों पे तो आपने काबू नहीं पाया है, ये तो वो मुझे किस पे पता है। क्रोधित नहीं होते हो, महिला हो या पुरुष हो। इस मामले में तो वो समाजवाद रखते हैं। हाँ, कह सकते हैं। नहीं, समाजवाद ये भी समाजवाद नहीं है सर। ये सब पे मतलब क्या बताया, ये भी इक्वलिटी नहीं है। अ, मुझे लगता है कि स्नेह नाम की भी चीज़ होनी चाहिए किसी से। हालाँकि अखिलेश से स्नेह दिखाया उन्होंने, अच्छी बात है। हालाँकि अखिलेश ने 2012-13 में स्नेह नहीं दिखाया था, काशी के घाट पर। एकदम स्नेह नहीं दिखाया था। तो खैर, अब जो भी है, स्थिति ये है कि योगी जी से जलन है कि मैं भी संत हूँ, मैं भी हूँ, आखिर योगी जी इतनी प्रसिद्धि क्यों पा रहे हैं? क्योंकि योगी जी को परमात्मा ने जिस कार्य के लिए भेजा है वो कोई और कार्य है। आपको किसी और कार्य के लिए भेजा, आप उसे परमात्मा की आज्ञा मान करके शांत हो जाते तो अच्छा रहता। मैं इतना ही कहूंगा, क्योंकि योगी जी है महाकाल भक्त, उनके रास्ते में जो जो आएगा, मैं लिख के देता हूं आज जयपुर डायलॉग्स पर, ये बात मैं कह रहा हूं, योगी जी को जो भी बर्बाद करने का प्रयास करेगा, उनके राजनीति को बर्बाद करने का प्रयास करेगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उनका भविष्य परमात्मा तय कर रहे हैं, और उनको जिस चीज के लिए चुना जा रहा है वो बहुत बड़ा कार्य है। इसलिए शांत हो जाए, बस इतना ही निवेदन। नहीं, वैसे तो काम अखिलेश जी का काम जो है वो राजेंद्र पाल गौतम भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम कह रहे हैं कि हम 200 सीट से कम नहीं लेंगे। मुझे लगता है दे देनी चाहिए 200 सीट। हाँ, समाजवाद तो यही कहता है। हुँ। अच्छा, समाजवाद के हिसाब से अलायंस में इक्वल इक्वल बंटवारा होगा टिकटों का? अखिलेश कह रहे हैं हम 50 से ज़्यादा नहीं देंगे, तो फिर कैसे बनेगा
समाजवाद। नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे भी संभव नहीं, क्योंकि सीटें ही 403 है। तो बराबर हो गई ना 200-200, वो तो 3 सीटें ज़्यादा दे रही हैं। बेईमानी तो फिर भी संभव नहीं है। देखिए सर, बाय कांग्रेस है सर, बिहार में 60 पे लड़ गई, फिर तो ये उत्तर प्रदेश है। बिहार में देखिए 234 में 60 पे लड़ गई, तो यहाँ 100 तो मिलनी चाहिए ना। अरे महाराज 150 मिलनी चाहिए। कांग्रेस का इतिहास रहा है, 2009 में 22 सीटें जीती हैं लोकसभा की। कांग्रेस 150 पे नहीं मिले तो मैं तो कहता हूं कि भाई एक आंदोलन और कॉकरोच जनता पार्टी करे। इनफैक्ट सोनम वांगचुक लखनऊ में धरना दे दें, इतना तो कम से कम मिले, इतना तो मिले। केजरीवाल जी के साथ भी अलायंस की बातें सुनाई पड़ रही है, ठीक है, पीआर टीम का सपोर्ट मिलेगा। प्रशांत किशोर की कैंपेन कैसे चल रही? बाहरी लोग बहुत नजर आ रहे हैं। देखिए बांकीपुर की बातें, हम आप कुछ भी करें, वोटर तो बांकीपुर का ही तय करेगा कौन जीतेगा कौन हारेगा। भाजपा से नाराजगी होना और भाजपा का कैडर वोट शिफ्ट होना एक बहुत डिफिकल्ट काम है। मैं बार-बार कह रहा हूँ कि प्रशांत किशोर कितना भी अच्छा चुनाव लड़ जाएँ, कितना भी बढ़िया मैनेज करना है, आसान नहीं होगा कि भाजपा का 45,000 वोट तोड़ के आप अपने पाले में ला देंगे। प्रशांत किशोर की तरफ मुसलमान पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर के जुड़ चुका है। अब बाकी लोग जुड़ेंगे, आसान नहीं होता ना, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए मैं ही होता बांकीपुर का वोटर, तो जिधर मुसलमान जुड़ गया उधर तो हम नहीं है ना जुड़ेंगे, वो तो क्लियर है। हमारा तो शत्रुबोध जागृत है, तो इस प्रकार के भाजपा और संघ के लोगों का भी शत्रुबोध जागृत ही रहता है मोस्टली। तो बहुत मुश्किल है। हालांकि मैं पर्सनली कहूं तो लोग कह रहे हैं कैंडिडेट खराब है ये, लेकिन आप ये भी तो देखो कि जिस स्तर के कार्यकर्ता को उठा करके विधायक का टिकट दे दिया गया, कहाँ दूसरी पार्टियों में देखने को मिलता है। हाँ, तो एक-एक टिकट बेचा जाता है 3-3, 4-4, 5-5 लाख में। ये भी तो आप देखो। तो यहाँ कम से कम संभावना तो है, वहाँ संभावनाएँ नहीं दिखती। देखते हैं क्या होता है, पर मैं नहीं मानता कि बहुत कुछ मज़ा आने वाला है। मज़ा नहीं आएगा मतलब फिर मज़ा ही नहीं आएगा तो फिर क्या मज़ा आएगा? तो चलिए जब मज़ा ही नहीं आ रहा है तो फिर आज की मज़ा चर्चा कहीं नहीं करते आता हैं। था, मज़ा सही बताएँ तो नीरस सा हो रहा आज है। की आज की चर्चा को यहीं बिना मज़े के ही बंद कर देते हैं। हाँ, मतलब पाकिस्तान थोड़ा मज़ा दे रहा है, ऐसा भी नहीं है। मज़ा देता है, वहाँ मज़ा देता है। हुँ, हम अगली बार थोड़ा-सा भारत में जो पाकिस्तान है उनके बारे में बात करेंगे। वहाँ मुझे पता चला है कि वहाँ बहुत ही अधिक अ, कश कशमकश क्या कहें वो कसक है कसक 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 हाँ, कसक है, मतलब चुभन है, ये दर्द है। हमारा वीटो चला गया। अब वो बहुत लोगों में यही है कि साहब भाड़ में जाए समाजवादी और भाड़ में जाए ये और भाड़ में जाए वो, हमें तो अपने मज़हबी आदमी के साथ ही लगना है। अब हाँ, वो अब खुल के होगा वो, अब वो खुल के होगी, क्योंकि अब इनका वो चला गया वीटो, और वीटो ही नहीं, ये एक्सपोज़ भी हो गया। तो आप देखिएगा कि यूपी में भी इस बार ओवैसी खाता खोल लेगा। इस खोलेगा बार हमको लग रहा है खोल लेगा एकदम। खोल लेगा तो अरे वहाँ तो हुमायूं कबीर ने इनकी ऐसी तैसी कर दी। वो ऐसी वो खोल वैसी है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सर आज की चर्चा को अब यहीं पे देते हैं विराम। सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद और अभिषेक जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम। जय और श्री राम। सब्सक्राइब कीजिए भाई लोग, सब्सक्राइब कीजिए। बिल्कुल साहब थोड़ा-सा 10 सेकंड का थोड़ा काम है, अवश्य करिए।